गुजरात के भुज में एयरबेस में रक्षा मंत्री ने की जवानों से मुलाकात। कहा बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान। फिर दोहराई पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर निगरानी की बात। फरीदाबाद में मानसून से पहले जल निकासी पर बड़ा एक्शन। निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगटा ने किया नहर शहर का परीक्षण। विभागीय टीमें भी रही मौके पर मौजूद। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी। पहले तीनों स्थानों पर लड़कियों ने मारी बाजी। 650 में से 650 अंक किए हासिल। 95.161% विद्यार्थियों ने पास की परीक्षा। यमुनानगर में मासूम से दरिंदगी के दोषी को फांसी की सजा। पिछले साल 6 साल की मासूम की दरिंदगी के बाद की थी हत्या। कुरुक्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला। महिलाओं ने बरसाए ईंट पत्थर। वाहन चोरी के आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया। 6 महिलाओं समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज। भिवानी में देह व्यापार का भंडाफोड़। नए बस स्टैंड के पास होटल्स में रेड। 17 युवक युवतियों को किया काबू। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भुज एयरबेस पर जवानों से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे हैं। उन्होंने जवानों से मुलाकात की। वहां पर रक्षा मंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। तो आईएफ ने देश का जो मस्तक है ऊंचा किया, ये राजनाथ सिंह ने कहा वहां पर। तो जवानों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर जीत का गवाह है। आईएफ की ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका रही। तो राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने वायुसेना के प्रमुख उनके साथ मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आईएफ की ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका रही। उन्होंने आईएफ के जो कार्य है उसकी सराहना की। पूरी दुनिया ने आईएफ के कार्य की सराहना की। ब्रह्मोस मिसाइल ने अंधेरे में उजाला किया। राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया है। जवानों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो नकाब है वो पूरी तरह से उतर चुका है। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। आतंक पर प्रहार न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। आतंक को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। नया भारत पलटकर जवाब देने वाला देश है। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। जवानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये सब कहा। पाक आतंकवाद को खुलेआम शरण देता है। पाक के एटमी हथियारों पर निगरानी जरूरी है। तो पाक को फंडिंग को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फंड को देना टेरर फंडिंग के बराबर है। पाक को फंड देना जो है फंडिंग के बराबर है। तो राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की है। भुज एयरबेस पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरा जो सब जो है पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात में नाम भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। और वह आपने करके दिखाया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि पूरा विश्व जो है इसकी सराहना कर रहा है। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 10वीं के रिजल्ट में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। फरीदकोट की अक्षनूर कौर ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर मुक्तसर की रतिंदरदीप कौर रही, तो वहीं तीसरे नंबर पर भी लड़की ही रही। मलेरकोटला की अर्शदीप कौर ने तीसरा स्थान है वो हासिल किया है। तीनों की तीनों लड़कियों के 650 में से पूरे 650 अंक आए हैं, यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे अंक हासिल किए हैं। तो 10वीं का रिजल्ट जारी किया है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, जिसमें 95.61% विद्यार्थी पास हुए हैं, जिसमें 96.85% लड़कियां पास हैं, वहीं 94.50% लड़के पास हुए हैं। तो 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। तीनों स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है और तीनों स्थानों में जो लड़कियों ने बाजी मारी है, जिन लड़कियों ने, उन्होंने 650 में से पूरे 650 अंक हासिल किए हैं। साढ़े 7009 स्कूलों विच अपीयर होए 2,77,746 बच्चों विचों 2,65,548 बच्चे पास होए ने। 95.61% की साड़ी पास परसेंटेज रही है। गर्ल्स 96.85%, बॉयज़ 94.50%, अर्बन एरिया जो 94.7%, रूरल एरिया 96%, गवर्नमेंट स्कूल्स 95.47%, नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स 96.96%, एडेड स्कूल 91.72%। रीअपीयर 4% बच्चों की है, फेल 0.2% बच्चे हुए ने। अमृतसर 98.5% नाल जिला अव्वल रहा। गुरदासपुर 98.2 ते दूजे नंबर ते रहा। तरनताਰਨ 98.08 ते तीजे नंबर ते रहा। मैरिट विच सब तो ज़्यादा लुधियाने के 52 बच्चे ने, हुशियारपुर के 47, अमृतसर के 25। स्पोर्ट्स परसनस मैरिट विच 16 हैं। तो जेडे पहले पोजीशन ते बच्ची जो आई है उसका नाम अक्षनूर कौर है। पिता का नाम परजीत सिंह। ये संत मोहनदास मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोट सुखिया फरीदकोट नूं बिलोंग करती है। नंबर 2 ते रतिंदरदीप कौर, पिता का नाम निर्मल सिंह, ये बाबा फरीद पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल छतियाणा जिला मुक्तसर साहब नूं बिलोंग करती है। तीजे नंबर ते अर्शदीप कौर, पिता का नाम कुलविंदर सिंह, राम स्वरूप मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल चौंदा मलेरकोटला नूं बिलोंग करती है। तिन्ने बच्चियां दे 100% मार्क्स ने, पर वो रूल्स के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब के नाल ये फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर मानसून से पहले ही जल निकासी को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर जो है धीरेन्द्र खटगटा ने शहर का निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी, FMDA और HSVP की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। अधिकांश नालों पर अतिक्रमण की जो बात है वो कमिश्नर ने कबूल की। नालों की सफाई और अतिक्रमण को हटाने को प्राथमिकता बताया अपनी। हर जोन में जल भराव से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कमिश्नर बोले, इस बार जो है फरीदाबाद शहर डूबेगा नहीं। मानसून से पहले डिस्पोजल पॉइंट पर सुधार होगा। संयुक्त कमिश्नर और विभागीय टीमें भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। जल निकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो जल निकासी को लेकर ये एक्शन दिखाई दिया फरीदाबाद में, और निगम कमिश्नर का कहना है कि इस बार जो है फरीदाबाद डूबेगा नहीं, यानी कि इस बार जो है फरीदाबाद में मानसून के दौरान जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इसको लेकर उन्होंने आज निरीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग विभागों की जो टीमें हैं वो भी उनके साथ मौजूद रही। तो इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं आएगी। इस बार जो है नालों की सफाई की जाएगी। अतिक्रमण को हटाना जो है वो प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जोन में जल भराव से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, जिसके तहत काम किया जाएगा और जो जल भराव की समस्या आती है उससे निपटने के लिए शहर को तैयार किया जाएगा। मानसून से पहले डिस्पोजल पॉइंट्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर सुधार किया जाएगा। तो इस दौरान उनके साथ जो है विभागीय टीमें भी मौजूद रही
उनका कहना है कि इस बार जल निकासी की व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, हमने मौके का निरीक्षण किया है। उसका कारण ये है कि फील्ड में जाने के बाद पता चलता है कि कहाँ हमारे को सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ हमने देखा है कि एरिया में इंक्रोचमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और वो ओवर द पीरियड टाइम इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको उसके कारण से नाले ब्लॉक हो रहे हैं। तो इसमें हमने अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी अभी इनसे डिस्कस की है, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं बल्लभगढ़ के एरिया में भी हूँ, तो यहाँ पर भी जो अभी काम चल रहा है उसको भी हमने देखा है, तो इसके अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी निकालने के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी मेन ड्रेन्स हैं, जहाँ पर गोची ड्रेन है, बुढ़िया नाला है, इन सबको क्लीनिंग के लिए भी टीम लगने चालू हो जाएगी और कुछ जगह तो हमने चालू हो चुकी है। तो हमारा ये टारगेट है बरसात से पहले ये सारे के सारे क्लीन हो जाएं और इसमें अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हो जाए। तो अंबाला में भी प्रशासन ने मानसून को लेकर कमर कस ली है। शहर के नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया है। परिषद सचिव राजेश कुमार के मुताबिक नालों की नियमित सफाई से जलभराव की समस्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के 327 कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों को जो है सफाई अभियान में जुटी हुई है। रेलवे और सिंचाई विभाग से जुड़े नालों की भी सफाई करवाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो घरों का कूड़ा जो है वो नालों में ना फेंके। साथ ही बताया कि ओपन जो ड्रेन्स हैं उनको भी कवर कर दिया गया है, जिससे पानी निकासी बेहतर हो सके और जल भराव जैसी स्थिति से बचा जा सके। इसमें जो हमारा अंबाला सदर वगैरह में जितने भी अभी तक हमारे ये ओपन ड्रेन्स थे उन सभी को वगैरह कवर कर दिया गया है, जिससे कि जो हमारे को मतलब जो इतनी पहले जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता था वो अब हमें इस बार भी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आगे कभी अब मिल रही है जब से हमें अंडरग्राउंड। और फिर भी नगर परिषद द्वारा अपना जो इनका नाला सफाई का टेंडर हो चुका है और इनके द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा जेसीबी वगैरह भी भिन्न भिन्न नालों की इनकी सफाई कराई जा रही है और ताकि अपना बरसात के मौसम किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना। गोहाना के पानीपत रोहतक हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार i20 कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है टक्कर मारी। ट्रॉली से टकराकर जो कार है वो डिवाइडर से जा भिड़ी। कार में सवार दोनों युवक बाल बाल बच गए। ट्रैक्टर चालक को भी सुरक्षित बचा लिया गया। सुरक्षित है ट्रैक्टर चालक भी। रोहतक की ओर से जो है ये कार आ रही थी। राहगीरों ने बताया कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है कार वहां से हटवाई और कानूनी कार्रवाई जो रहती है उसमें जुट गई। तो पानीपत रोहतक हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार i20 कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और टक्कर के बाद जो कार है वो खुद डिवाइडर से जा टकराई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़े आपको दिखाई देंगे। कितनी जबरदस्त, कितना भयंकर ये हादसा रहा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जानी नुकसान से बचाव रहा और जो कार सवार दो युवक थे, इसके साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर है वो भी सुरक्षित है, सही सलामत है। तो ये तेज़ रफ्तार का आपको एक उदाहरण देखने को मिला कि किस तरह से इस जो है तेज़ रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। पानीपत रोहतक हाईवे पर ये हादसा हुआ है, जिसमें जो i20 कार है, बताया जा रहा है जो वहाँ पर चश्मदीद लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके मुताबिक कि i20 कार की जो रफ्तार थी वो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो गोहाना के पानीपत रोहतक हाईवे पर ये हादसे की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भाई साहब यह गाड़ी में हमारे पास था ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर ड्राइवर और कंट्रोल हो गया। गाड़ी कम से कम भी 120 की स्पीड में थी। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा होकर पहलू दिखा रहा था। गाड़ी वाली गलती है साफ साफ। नहीं, ट्रैक्टर बिल्कुल आराम से था, पाछे से गाड़ी 120 की स्पीड कम से कम थी। अच्छा हाँ, गाड़ी पीछे से लगी है। 2 मिनट पहले की बात है, ये उधर से ट्रैक्टर आ गया, आगे पीछे कार थी और वो कार एकदम स्पीड में इसमें लगी ट्रैक्टर में। दोनों का नुकसान है, जान मान की कोई हानि नहीं हुई, दोनों ठीक है। यमुनानगर में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। वारदात सितंबर 2024 में छछरौली कस्बे में हुई थी, जहां दरिंदे राजेश कुमार ने बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाकर उसकी जिंदगी छीन ली थी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहा ये शख्स वो दरिंदा है जिसने महज 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको दर्दनाक मौत दी और अब अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाकर न केवल मृतक बच्ची को इंसाफ दिलवाया
बल्कि ये साबित कर दिया कि बलात्कार की सजा अब मौत है। मामला यमुनानगर के कस्बा छछरौली का है, जहां सितंबर 2024 में राजेश कुमार नाम का आरोपी 6 साल की मासूम बच्ची को गन्ने के खेत में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर मासूम को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और करीब 8 महीने बाद यमुनानगर अदालत ने दोषी राजेश कुमार को फांसी की सजा सुनाई। भारतीय न्याय संहिता जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इस नए कानून के तहत ये शायद हिंदुस्तान में पहला ऐसा मौका है जिसमें आरोपी को नए कानून के तहत सजा दी गई है। वो फांसी की सजा दी गई है। कितने टाइम? सर ये 20/9/2024 का है और आज 15/5/2025 की है। लगभग ये जो है 3-4 महीने के अंदर अंदर इसमें सजा सुनाई गई। दोषी को मौत की सजा सुनाने पर मृतक मासूम के पिता ने अदालत का धन्यवाद किया। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा किया जी कोर्ट ने, बहुत अच्छी रोशनी आई है। क्या डिसीजन आया? बहुत अच्छा डिसीजन आया। क्या मतलब फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि मामले में दोषी को नए कानून के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसकी लोग खूब सराहना कर रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि दोषी का हश्र बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस रेड के दौरान जमकर बवाल हुआ। आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे महिलाओं और ग्रामीणों ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। यह टीम कैथल एवीटी की थी, जो चोरी के आरोपी बलविंदर उर्फ बीरा की गिरफ्तारी के लिए मोरथली गांव पहुंची थी। आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस उसके घर के पास पहुंची तो वो खेतों की ओर भाग गया। पीछे पीछे उसके परिजन और महिलाएं भी आ गई और पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकले, जबकि एक को बड़ी मशक्कत के बाद दोबारा पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि बलविंदर ने खुद अपने परिजनों को हमला करने के लिए उकसाया था। मामले में 6 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई हैं। ये कल कैथल से एक एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम आई थी किसी चोर को पकड़ने के लिए मोरथली गांव में। तो जब वो वहां उसको पकड़ने के लिए गए तो उसके परिवार वालों ने उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। तो क्या आरोपी को असर पकड़ लिया गया? हाँ, आरोपी को पुलिस की कस्टडी में ले लिया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई। शोगी इलाके में एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। उसकी लाश को घर में ही जला डाला। ये रिपोर्ट देखिए। शिमला में शैतान बने पति ने पत्नी को ऐसी मौत दी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। नशे की हालत में पति ने पत्नी पर पहले हथौड़ी से वार किया, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश को घर में ही जला दिया। इस वक्त हम उस स्थान पर हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर एक जघन्य अपराध हुआ है। मात्र 28 साल की विवाहिता गुंजन, जिसे जो है बेरहमी से यहां पर पीट कर मार डाला। आरोप जो है उसके पति पर है और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी यहां पर पुलिस मौजूद है और इस घर की प्रोटेक्शन की जा रही है। तस्वीरें शिमला के शोगी के गांव गनपेरी की हैं, जहां तोताराम उर्फ बॉबी ने अपनी पत्नी गुलशन को वहशी तरीके के साथ मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी अक्सर ही पत्नी के साथ झगड़ा करता रहता था, पर 13 और 14 अप्रैल को हुए झगड़े में आरोपी ने पत्नी को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया और फिर जुर्म छुपाने के लिए लाश